वक्त जुड़ रहे हैं, आप दोनों का स्वागत करते हुए सबसे पहले मेजर जनरल जे.के. बंसल। सर्प विनाश, ऑपरेशन सर्प विनाश किया गया और पीर पंजाल के दक्षिण में खास तौर पर इसका फोकस रखा गया था। क्यों रखा गया था, इसका जवाब आप दे पाएं तो बहुत बेहतर, नहीं भी देंगे तो मेरा मुद्दा ये नहीं है कि रखा क्यों गया था, लेकिन क्या आज के हालात इस बात का इशारा करते हैं कि सर्प विनाश 2 की जरूरत अब आतंकवादियों को आ पड़ी है। मेरा कहने का मतलब ये, उसी तरीके से उनका समूल विनाश करने की तैयारी इसी के जरिए। बिल्कुल, समुचित विनाश करने की तैयारी तो बहुत जोरों से हो रही है। आपने देखा होगा कि पहले 2 बटालियन बीएसएफ की शिफ्ट किया था उड़ीसा से। 3000 जो है वहाँ पर आर्मी को मोबिलाइज किया था, 500 कमांडो थे और डॉग स्क्वाड सबको वहाँ पे मोबिलाइज करके अभी रिसेंटली जो आसाम राइफल की 2 बटालियन जो हैं अभी मणिपुर से मोबिलाइज हो रही हैं और बहुत ही युद्ध स्तर पर ये हो रहा है और जितने आतंकवादी घुसे हैं उनका सफाया कर देना जरूरी है, तो वो हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि हमको पीछे से सबक भी सीखना चाहिए कि जैसे हमने विड्रॉ किया था यहाँ से, जैसे 2020 में हमने ईस्टर्न लद्दाख में फौज मोबिलाइज की तो यह गतिविधि बढ़ गई थी, तो इस बार ऐसा नहीं करना है। अगर ये 7000 जो हमारी फौजें हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ आई हैं, इनको यहीं पर रखना है। और दूसरी बहुत बड़ी बात ये भी है कि जहाँ से इनको मोबिलाइज किया है वहां पर भी हमको देखना है कि जरूरत है तो उनकी नई भर्ती करके वहां पर देना। ये नहीं कि हम फायर फाइटिंग करते रहें, इधर से उधर करते रहें। तो ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उच्च स्तर पर एक असेसमेंट करना पड़ेगा कि हमको कितनी फौजों की, कितनी ट्रुप्स की जरूरत है, उतनी उसी हिसाब से ट्रुप्स को भर्ती करके उनको परमानेंट लोकेशन पर रखना जरूरी है। और ये बिल्कुल प्रूव हो चुका है कि जब यहाँ पर ट्रुप्स था तो इस तरह की गतिविधियां नहीं हुई हैं। गतिविधियां जो है 2021 के बाद में बढ़ी हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और इसके अलावा काफी कदम हो चुके हैं। अभी जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको हथियार भी दिए जा रहे हैं और जो कि वो लोकल स्तर पर वहाँ पर लड़ाई मतलब वो करेंगे, वो बहुत जरूरी है क्योंकि वही फर्स्ट कॉन्टैक्ट होते हैं जब वहाँ पे आ जाता है। हालांकि अभी ट्रुप्स बढ़ने से और बीएसएफ की टुकड़ी बढ़ने से ये जो कुछ इम्प्रूवमेंट की भी जरूरत है कि जिससे वो उस एरिया में अच्छे से विजिट कर सकें। क्यों आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे विजिट अच्छे तरह से रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अब जो इस बार अगर इनको सफाया करने के बाद में और अगर आवश्यकता पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक, जैसे कि पता चला है कि वहाँ पे लॉन्च पैड्स हैं और उनका एक आतंकवादी के भेष में उनका लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल भी यहाँ पे आ चुका है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है। उनका एक मेजर जनरल वहाँ पे एसएसजी ग्रुप का जो कोऑर्डिनेट कर रहा है इन चीज़ों को। तो इनको देखते हुए मुजफ्फराबाद के अंदर में कितने सारे कैंप चल रहे हैं, तो वो भी उनको नस्ते नाबूद करना भी बहुत आवश्यक है। तो ये मल्टी प्रोंज अप्रोच होनी चाहिए देश के अंदर भी और जो बॉर्डर के उस तरफ भी इनका सफाया करना इस समय पाकिस्तान को मैसेज देना बहुत जरूरी है। इनकी मंशा ये है कि अभी जो 30 सितंबर को जो लास्ट डेट दी हुई है हमारे यहाँ इलेक्शन का, जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको सफल नहीं होने देना चाहते। लेकिन अभी 9 और 10 अगस्त को जो इलेक्शन कमीशन वहाँ पे जा रहे हैं और जायजा लेकर के इलेक्शन तो होंगे और इनका सफाया हो जाएगा और जो पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, इरादे, ये कामयाब नहीं होंगे। ये कामयाब नहीं होगी और चाहते हम लोग भी यही हैं, लेकिन कामयाब नहीं होने के पीछे जो होमवर्क है, जो पेपर वर्क है, जो चीज़ों को मैप पर समझना और उस हिसाब से अपनी फोर्स को मोबिलाइज करना। एक फिल्म का बहुत डायलॉग था, वो फिल्म का डायलॉग था, लेकिन हकीकत में मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ कि कोई भी जंग शहीद होकर जीती नहीं जाती, वो दुश्मन को ख़त्म करके जीती जाती है। यहाँ पर दुश्मन छुपा हुआ है। मेजर जनरल सुधाकर जी, मैं समझना चाहूंगा और मेरे दर्शक समझना चाहेंगे, पिछले कुछ दिनों से हम लोग जम्मू कश्मीर को समझने की कोशिश ही कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से टेरेन को समझते हैं। 1998 से 2003 के बीच में ये जो पूरा इलाका है सुरनकोट का, हिलकाका, यहाँ पर करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो टेररिस्ट थे लश्कर और जैश के, एक बड़ी नफरी थी जिन्होंने यहाँ पर अपना होल्ड कर लिया था। 7 बटालियन 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर के जरिए इस पूरे ऑपरेशन को खत्म चलाने और इनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। ऑपरेशन सर्प विनाश में क्या हुआ, इस दौरान जो कब्जा किया था इन आतंकवादियों ने, क्या आतंकवादी अभी भी सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं?
क्या भारतीय सेना अभी भी सेम प्रोसेस को फॉलो करती है उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भारतीय सेना ने बहुत कुछ ऐसा सीखा है कि उनसे 4 हाथ आगे रहकर उनके बेसेस तबाह करने की कोशिश करती है? कहां तकलीफें आती हैं? क्या ऐसा है जो सबसे ज्यादा चुनौती भरा है, और क्यों ये आतंकवादी एक बार फिर उन्हीं हाइडआउट्स में अपना एक बार फिर से स्ट्रांग होल्ड कर लेते हैं? सुधाकर जी साहब। राजीव नमस्कार। अगर ये सवाल, आपकी आवाज कट कट का आ रहा है। एनीवे मेरे को आई हैव अंडरस्टूड द सेंस एंड द स्पिरिट। अगर ये सवाल मेरे लिए है जी, इसकी जवाब में मैं 2-3, आपके पास टाइम बहुत कम होता है, मैं तो बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन मैं चाहूंगा कहना आप बहुत- कहें। मैंने जैसे मेजर जनरल जेके बंसल को नहीं रोका, वैसे आपको भी नहीं, एट लेंथ कहें सर। ओके, थैंक यू। ये मेरा अंदाज है, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन जितना समझ मुझे आता है, लेक्चर देते रहता हूँ, आर्टिकल्स लिखते रहता हूँ, पैनल डिस्कशन में, मामला सीरियस है। अगर प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह हम उसको नहीं देखेंगे तो उसका डायग्नोसिस सही नहीं होगा, सॉल्यूशन भी दिखावा जैसे कॉस्मेटिक होगा। मामला सीरियस है, सीरियस मामले को सीरियस तरीके से लेना निहायत आवश्यक है। जनरल साहब, बंसल साहब ने जो कहे हैं, मैं 100% नहीं 2000%, उससे भी ज्यादा एग्री हूँ। लेकिन मेरा एक पर्सपेक्टिव है, मैं कोई, आई डू नॉट वांट टू कॉन्ट्रडिक्ट एनीबॉडी, ये मेरा पर्सपेक्टिव। ये मामला सीरियस इसलिए है क्योंकि जो थ्रेट है, ये थ्रेट को हिंदुस्तान सही तरीके से पहचाना नहीं है। आपके चैनल में राजीव, आप एंकर रह चुके हैं, मैं कोई बार बोल चुका हूं, बांग्लादेश लिबरेशन के बाद 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर, ये पाकिस्तान को कभी हजम नहीं हुआ। और ये जो लिबरेट हुआ है बांग्लादेश, ये उनको कभी जो 2 नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, लैंग्वेज और रिलीजन के आधार पर, उनको हजम नहीं हुआ। तो तब से ये बड़बड़ करते जा रहे हैं अलग अलग स्तर पे। जुल्फिकर अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने भाषण में ये बोला है, टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, डीप स्टेट का अनरिटन एजेंडा एक निकला है पाकिस्तान में कि चाहे कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, ये हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे विथ 1000 कट। ये ब्लीड करना इज नॉट वन नाइट थ्रेट, ना 10 साल का, ना 20 साल का, इट इज एटर्नल थ्रेट, लॉन्ग टर्म थ्रेट। मेरे विचार के मुताबिक लॉन्ग टर्म थ्रेट का सोल्यूशन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है, शॉर्ट टर्म नहीं। ये बालाकोट एक कर दिए या उरी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, इसका मतलब खुश होके बैठ गया छाती पीट पीट के, वो नहीं होगा। जब तक पाकिस्तान है, हिंदुस्तान को तैयारी हालत में रहना है। इसलिए मैं कह रहा हूं राजीव, 1999 कारगिल लड़ाई से पहले एग्जैक्टली यही हालत था। क्या कारगिल में एक डिवीजन हुआ करता था, अभी तो ओपन मीडिया में आया है तो इसलिए मैं बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। कारगिल में एक डिवीजन हुआ करती थी, 28 डिवीजन। जब वैली फ्लोर, कश्मीर वैली में दंगा और वायलेंस और टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ने लगा, ये मिड 90s की बात है, तब 28 डिव को कारगिल से हटा के लाए कहां, कुपवाड़ा। जब कुपवाड़ा लेके आए तो खाली पड़ा रहा ये इलाका, कारगिल एरिया ये खाली पड़ा रहा। इसी एरिया में वो पहले बोलते रहे मुजाहिद, और बाद में पता चला एक रेगुलर, तो ये आके वहां बैठ गए। और यही हो रहा है अभी मेरे अंदाज के मुताबिक। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूं ये ना हो, लेकिन मुझे लगने लगा है अगर हम सही तरीके से, तो सही तरीका क्या है? तरीका यह है, एक्सटर्नल फैक्टर है, एक इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में एक ग्लोबल स्टेज पे इसको डील करना पड़ेगा, एक रीजनल स्टेज पे डील करना पड़ेगा, और इंटरनल में एक लोकल फैक्टर में, और ये लोकल सराउंडिंग एनवायरनमेंट को कैसे टैकल कर सकते हैं, इकोसिस्टम को, उसको टैकल सबसे पहले मैं लोकल लेवल पे करना चाहता हूं। ये सर्वविनाश या जो भी नाम से आपको करना चाहते हैं आप करिए। 2003 को भी हुआ था। आप जितना व्याख्या दिए हैं शायद उससे ज्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा, ये आज के दिन में पानी नाक के ऊपर जाने लगा है। अगर हम सर्वविनाश के पीछे भागते रहेंगे तो असल चीज मिस आउट हो जाएगा। तो क्या है असल चीज? असल चीज यह है कि बॉर्डर को सही तरीके से सील किया जाए, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन को इफेक्टिव बनाया जाए, पूंछ राजौरी सेक्टर का
पंजाब और जम्मू कश्मीर के बीच में जो कॉमन बॉर्डर है उसको भी डोमिनेट और डिनाइल किया जाए। स्पेस जो इस्तेमाल कर रहे हैं आईएसआई, जिसके ये ड्रोन के जरिए से उनका आ रहा है, ड्रग्स आ रहे हैं, काउंटरफिट करेंसी आ रही है, हथियार आ रहे हैं, इसके ऊपर भी डोमिनेट करने के लिए एयर डिफेंस हथियार को इस्तेमाल किया जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डोमिनेट करने के लिए ईएसएम, ईसीएम और ईसीसीएम को इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही हमारा पीछे की तरफ काउंटर इन्फिल्ट्रेशन के पीछे जो इलाका है, जहां पे काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ग्रिड पहले हुआ करता था 2008-9 से पहले। 2008-9 से पहले नॉर्दर्न कमांड का एक डिवीजन हुआ करता था, ईस्टर्न कमांड का एक डिव। जब शांत होने लगा तो फौज, हर देश में इतना फौज नहीं होता है, जहां मर्जी आप उधर लगा सकते हो, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर पे चले जाते हैं। 39 डिव चला गया जहां जाना था, 27 डिव चला गया जहां जाना था, तब से खाली रहा। आया गलवान इंसिडेंट के बाद रोमियो फोर्स और आपका जो यूनिफो फोर्स जो होते हैं वो भी खाली होने लगे। बाकी रह गया डेल्टा फोर्स का जो आइटम, जो एलिमेंट्स है, वो भी धीरे धीरे थिन होने लगे। तो काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ग्रेड बनाना निहायत आवश्यक है। यह ग्रेड एक रात को नहीं बनता है, ना एक महीने में, ना एक साल में, हो सकता है 3 साल, इसलिए धैर्य होना निहायत आवश्यक है। नंबर 2, जो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर में जो रूल्स, जो एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो क्या है? जैसे एक जगह से दूसरे जगह जाना है, रोड पे अगर गाड़ियों को मूव करना, सिंगल गाड़ी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जो एसओपी 5 गाड़ी कम से कम होना चाहिए, रोड सैनिटाइज होना चाहिए, रोड ओपनिंग पार्टी होना चाहिए, ये अपना प्रिवेंटिव मेजर। बाकी रह गया जो दुश्मन, जो टेररिस्ट जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहा है, मेरे हिसाब के मुताबिक ये चाइना मेड कोई इक्विपमेंट यूज कर रहा है, एनक्रिप्टेड मैसेज है, या वो आईटी जो ईमेल के जरिए से हुक्म पास कर रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से हमें क्रैक करना पड़ेगा। बाकी रहा जो एसएसजी के बारे में जो मसला, जो खबर सुन रहे हैं, 600 आगे हैं, जो और 2 बटालियन वेट कर रहे हैं, ये हो सकता है सच हो सकता है ना सच हो। हमें आज भारत एक देश की तरह तैयार होने के लिए हमें क्रिटिकलिटी, जो गंभीरता, जो सबसे चुनौतीपूर्वक जो सिचुएशन हालत हो सकता है, उस हालत को मुकाबला करने वाला कदम उठाना चाहिए। वो क्या है हालत? यही हालत है जो कारगिल में हुआ था। मेरा सबसे बड़ा डर है कहीं ऐसा जगह पे वो आके ना बैठ जाए, हमारा लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेन लैंड से लेके जो वैली फ्लोर के अंदर जा रहा है, ये जो नेशनल हाईवे 44 है, कहीं ये बटोट के पास, पत्नी टॉप के पास, ऐसे जगह पे ना बैठ जाए ताकि हम कट ऑफ ना हो जाए। मैं समझ रहा हूं आपका इशारा, मैं समझा सर आपका इशारा, और मेरे दर्शक भी इस वक्त समझ रहे होंगे आपका इशारा कारगिल पार्ट 2 की तरफ है। आप